हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार जबरदस्त होगे। आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी करके यूट्यूब चैनल में और आपका उड़ान बैच के अंदर, जो कि हमने आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग चलाया है। तो दोस्तों, अभी तक आपको क्लासेस मिल रही होंगी। पॉलिटी में आपको काफी मजा आ रहा होगा पढ़कर। आपको क्लासेस में आप जब क्लासेस पूरी करते होगे, क्लास को खत्म करते होगे, तो आप अपने आप को महसूस करते होगे जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है काफी अच्छे तरीके से, बिल्कुल डीप जाके पढ़ाया है, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूट पाए। उम्मीद यही करूंगा कि अपने आप से और आपसे भी, कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, जो भी मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आऊंगा, उसके अदर आपसे कोई भी क्वेश्चन पेपर में ना छूट पाए, कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर ना पाए जा पाए। आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर करें और आप अपना नंबर उसमें श्योर करें, ताकि आपके माँ बाप का और जो आपने सपना देखा है, जो आपने स्टडी कर से उम्मीदें लगाई हैं, वे हम उन चीजों को आपको दे पाए और अपनी आपकी उम्मीदों पर हम भी खरे उतर पाए। आपके लिए इस तरीके से कुछ हम अपना जो कोर्स है, जो आपका उड़ान बैच है, जो कंटेंट है, उसको इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। काफी अच्छे तरीके से आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूं। खूब मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी आपको के लिए। तो आप भी प्लीज थोड़ा सा हमारे लिए एक लाइक, एक कमेंट के साथ में थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इस चीज से। जब आप लोग हमारे लिए थोड़ा लाइक और कमेंट करते हैं ना, तो इस चीज से हमें लगता है कि लोग हमें भी बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है कि बच्चे हमें काफी पसंद कर रहे हैं, का हमें मोटिवेशन मिलता है इस चीज से। यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है स्टडी करके, तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। क्योंकि जो भी वीडियोस आपके लिए अपलोड होगी, अच्छी होगी, हर एक कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा होगा, वो आपको टाइम टू टाइम, डे बाय डे, हर टाइम, जिस भी टाइम आपके लिए अपलोड हो, उसी टाइम आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को अच्छी दिशा में ले जा पाए। तो आइए करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को हम। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत सारे लोग, टीचर जो यूट्यूब पर या डीपीएसपी भी बोल देते हैं इनको, जो कि वो भी सही है। तो आइए पढ़ते हैं हम आज आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनकी जो कहानी है कुछ, मैं आपको हर एक चीज में आपको पीछे भी क्लासेस में बताता आया हूं। जो भी चीजें पढ़ेंगे हम कहीं ना कहीं उनको रिलेट करके पढ़ेंगे, कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ताकि चीजें हमें ज्यादा टाइम तक याद रह पाए। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यहां से ही समझ आता है राज्य, मतलब कि राज्य के बारे में कोई बात हो रही, राज्य के ही द्वारा जो कुछ होगा वो राज्य के द्वारा होगा। यहीं से हर चीज की डेफिनेशन से हम पकड़ के चलेंगे। राज्य, तो राज्य से ही जो भी चीजें चल रही है वो राज्य के द्वारा चलाई जा रही है, सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो बात करते हैं जहां जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, फैक्ट जो टाइप में जो बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन फैक्ट पूछता है, वो मैं आपको सीधे सीधे बताऊंगा और विद डीप डीप भी जाके हर एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। कहां से बोरो किए हैं, कैसे किए हैं, हर चीज अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे संविधान है, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हमारा जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो 36 से 51 तक लिए गए हैं। जो 36 से 51 तक के हमारे आर्टिकल्स हैं, उनमें हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। बात करते हैं हमारे संविधान के भाग की। तो जो हमारा संविधान का भाग है, उसमें जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 के अंदर हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। सीधा सीधा फैक्ट आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग कौन से में, तो भाग 4 में। दोस्तों याद रखिएगा, हर चीज इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद करूंगा कि आप लाइक और कमेंट दबा के ठोकिएगा। तो भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अब बात करते हैं, मैंने चीजें सदा से आपको एक ही चीज पढ़ाई है, हर चीज आपको एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसी के बेस पे आपको पढ़ाई है, ताकि आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आती रहे, अदरवाइज कोई भी चीज आपसे स्लिप ना हो पाए। दोस्तों सदा मैंने ये बात कही है, जब भी आप क्लास के अंदर बैठो, जब भी मेरी क्लास ले रहे हो, या मेरी नहीं और भी किसी सर की, और भी किसी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, या कोचिंग सेंटर पे पढ़ रहे हो, या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, या आप खुद अपने घर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, सदा मैंने आपसे एक ही बात बोली है, बार बार आपसे यही मेरी विनती रही है, अपना मन और दिमाग को एकाग्रचित करके बैठिए।
हर चीज जो आप ये कहो, पूरे विश्व में जो भी आप ये बोलो, पूरे ब्रह्मांड के अंदर की ये चीज हमको समझ नहीं आती, वो चीज आपको समझ आएगी, 100% आएगी, गारंटेड आएगी। इस बात की गारंटी है। आप अपना मन और दिमाग शांत करिए, अच्छे से दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए और तब पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई, आप किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं, इवन किसी भी चीज को लेकर आप किसी भी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर पूरा तन मन धन, पूरा दिमाग, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेट एक ही चीज के ऊपर होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि यदि आप क्लास ले रहे हैं तो अच्छे ढंग से बैठ के क्लास लीजिए, अब की बार आखिरी बार, क्योंकि हर बार ये चीजें ठीक नहीं है कि अब की बार यूपी पुलिस आ गई, अब की बार दिल्ली पुलिस आ गई, अब की बार एसएससी आ गई, अब के जीडी आ गई। ये नहीं, आपके माँ बाप आपसे बहुत उम्मीद लगा कर रखते हैं, तो अब की बार आप उन पे खरा उतरिएगा। आइए तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं, ये हमारे कहां से लिए गए? ये लिए गए हैं हमारे आयरलैंड से। हमारे संविधान में ये बोरो किए गए हैं कहां से? आयरलैंड से। बता दूं आपको एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पे, आपको इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आयरलैंड का संविधान 1937 में बनकर तैयार हुआ था, और उसी आयरलैंड के संविधान से हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बहुत अच्छे तरीके से, डीप तरीके से पढ़ाया है। आपने एक नाम सुना होगा, बी.एन. राव। क्या? बी.एन. राव। ये वो व्यक्ति हैं जब हमारा संविधान बन रहा था, ये संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। आपने पिछली क्लासेस लीजिए जाकर, जिसने भी, कोई भी, जो भी नया बच्चा देख रहा हो, वो पहले पिछली क्लासेस जाकर जरूर देखे, क्योंकि अगर जो अभी से आप ये क्लासेस देखोगे तो आपको कुछ समझ कम आएगा, तो इसलिए आप क्लासेस जाकर अटेंड कीजिए हर एक लेक्चर को अच्छे से, फिर आपको समझ आएगा। तो बी.एन. राव जो है, ये हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने, तो ये जो भी संविधान बन रहा था, तो सलाहकार तो यही थे, तो इन्होंने सलाह दिया कि हमारे संविधान में दो तरीका के मूल अधिकार होने चाहिए। एक मूल अधिकार ऐसे होने चाहिए जो हमारे न्यायालय द्वारा लागू किए जाए। एक हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम आने पर, ऐसे ही जैसे सरकार बनती रहेगी, ऐसे ही वक्त आगे चलता रहेगा, जैसे पीढ़ियां बढ़ती रहेंगी, उसी हिसाब से वो स्टैब्लिश होते रहेंगे। और एक मौलिक अधिकार ऐसे होने चाहिए हमारे, जो आपके न्यायालय में चुनौती दी जा सके, जो न्यायालय के द्वारा उनको प्रभावित कराया जा सके। ठीक है, तो ये थी। तो संविधान में ये चीज मानी तो गई, संविधान की जो कमेटी थी उसने ये चीज मानी तो सही, पर लेकिन उन्होंने इसको आपका मूल अधिकार का नाम सेकंड ना देकर क्या नाम दे दिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य की सरकारें इनको टाइम टू टाइम आपका आगे बढ़ाती रहेंगी, ना कि इनको मौलिक अधिकार नाम दिया गया। ठीक है, तो आप समझ में आ गया आपको कि कहां से निकल के आए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? ये आपके बी.एन. राव ने सलाह दी थी, जो कि हमारे संविधान के सलाहकार थे। उन्होंने ये सलाह दी थी कि हमें दो तरीका के मूल अधिकार रखने चाहिए। एक मूल अधिकार वो जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा हम जिनको चुनौती दे सकते हैं, जहां कहीं हमारा हनन होगा तो हमारी जो ये 5 तरीका की रिट जारी होती है जो सर्वोच्च न्यायालय करता है, हम उसके तहत जाके कहीं भी हमारा हनन होता था, हम उनको चुनौती दे सकते हैं। और एक ऐसे होने चाहिए जिनको हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो समझ आया? तो इनको हमने दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व बी.एन. राव के द्वारा। अब ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये इनका जो मेन काम है, ये किस लिए है? ये हमारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। लोक कल्याण मतलब कि जनता का कल्याण, जो भी राज्य है उसमें जनता का कल्याणकारी जो राज्य की स्थापना करेंगे, वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व का काम होगा। आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, न्यायालय में लागू नहीं करे जाएंगे राज्य कानून बनाते समय, इनका ध्यान रखेगा। मैंने आपको बताया न्यायालय लागू नहीं करेगा, राज्य कानून बनाते समय इनका ध्यान रखेगा। मतलब कि समझो, ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनको हम न्यायालय में लागू नहीं करवा सकते, इनको हम चुनौती नहीं दे सकते हैं आर्टिकल 37 के माध्यम से। अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा आर्टिकल
ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के, जो कि 36 से 51 तक है। फुल डिटेल में एक एक को अच्छे से आपको समझाऊंगा और विद ट्रिक के साथ में समझाऊंगा, जिससे आप जिंदगी में कभी आप इनको भूल ना पाओ और पेपर में अच्छे से आप इनको अटेम्प्ट कर पाओ, ताकि आपका पेपर अब की बार क्लियर हो जाए। तो न्यायालय में लागू नहीं किए जाएंगे, राज्य कानून बनाते समय ध्यान रखेगा। मतलब न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जाएगी, लेकिन जब भी राज्य कोई भी या राज्य सरकार कानून बनाएगी तो ये ध्यान में रखेगी कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक दिए हैं, जो भी कानून बनाएगी इनको मद्देनजर रखते हुए कानून बनाएगी। तो ये थे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी, जहां से क्वेश्चन उठ सकता है। और जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये 3 प्रकार के हैं आपके। एक है आपके पहले गांधीवादी की धारणा है, इनमें समाजवादी की धारणा है और उदारवादी की धारणा है। 3 तरीका की धारणा इनमें पाई जाती है। अब बात करते हैं आपके आर्टिकल से, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 36, आर्टिकल जो 36 है वो हमें क्या कहता है? आर्टिकल 36 कहता है राज्य की परिभाषा। क्या? राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में है। मतलब कि जो राज्य की जो परिभाषा है, ये हम ऐसे समझेंगे, जो हमारे मूल अधिकार में राज्य की परिभाषा दी गई है, सेम ऐसी ही राज्य की परिभाषा हमारे आर्टिकल 36 में दी गई है। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 मैंने आपको बताया है, आर्टिकल 37 काफी फेमस, अच्छा है, पूछा जा सकता है पेपर में। आर्टिकल 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब कि इनको चुनौती नहीं दी जा सकती है आपके न्यायालय के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 38 पे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, मतलब कि हर एक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये जो हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये हमारे एक प्रस्तावना का ही बड़ा रूप है, जो कि हमारे संविधान के शुरू में ही है। प्रस्तावना में ही ये शब्द सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जो वहां कही गई, वही यहाँ आर्टिकल 38 में बोली गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। आर्टिकल 39 की बात करते हैं, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब कि हर व्यक्ति को समान न्याय मिलेगा। कोई भी व्यक्ति हो इस देश के अंदर या किसी राज्य के अंदर, चाहे कोई कितना ही अमीर व्यक्ति सही, चाहे कोई कितना ही गरीब व्यक्ति सही, सबको समान न्याय मिलेगा, निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी और आपको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। मतलब कि जैसा आप काम करोगे उसी के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा, आपकी तनख्वाह दी जाएगी। बात करते हैं आर्टिकल 19 है, सार्वजनिक धन का स्वामित्व नियंत्रण। जो भी सार्वजनिक धन होगा उसका स्वामित्व नियंत्रण की बात की गई है आर्टिकल 39 के ख में। आर्टिकल 40 काफी अच्छा और फेमस है। आर्टिकल 40 आपका, आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन करना। मतलब कि ग्राम पंचायत के बारे में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पेपर के अंदर कि ग्राम पंचायत का गठन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 40 में आपका ग्राम पंचायतों का गठन है। तो आपका जो ग्राम स्तर पर जो पंचायत का गठन होता है, पंचायत का जो गठन होता है ग्राम स्तर पर, वो आपका 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ये आपका लागू किया गया था। आपको पता होगा, नहीं पता तो याद कर सकते हैं हम आपका। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 कहता है लोक सहायता, काम व शिक्षा पाने का अधिकार। मतलब कि शिक्षा पाने का अधिकार, हमारा जो शिक्षा पाने का अधिकार है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 41 के अंडर हम ये कह सकते हैं कि लोक सहायता काम, जो हमारा नौकरी का या हमारा शिक्षा पाने का अधिकार है, जो हमें रोजगार का अधिकार है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आपका 41 आर्टिकल में दिया गया है। बात करते हैं आर्टिकल 42 की, काम का न्यायपूर्ण व मानवता अनुकूल दशा मानवीय। आप देखो, थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है पर मैं आसानी से आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। आर्टिकल 42 कहता है, अभी आपका आर्टिकल 41 कहता है लोक सहायता, काम व शिक्षा पाने का अधिकार। ठीक है, अब हमें जब रोजगार मिल गया है, हमें आर्टिकल 41 से देखो याद करेंगे, ट्रिक बनाएंगे हम एक छोटी सी आपके लिए। आर्टिकल 41 कहता है हमको काम व शिक्षा पाने का। जब आदमी शिक्षित होगा, व्यक्ति शिक्षित होगा, तो उसको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। अब यही रोकते हैं, रोजगार मिलेगा। जहां वो रोजगार या आपका काम करने के लिए जाएगा व्यक्ति, तो वहां जगह उसके लिए
काम का न्यायपूर्ण होना, मतलब कि उसके लिए उसका काम न्यायपूर्ण होगा। ऐसा नहीं है कि आपका कोई बीटेक होल्डर है और उसको लेबर की नौकरी मिल गई है। ये एक अलग बात है कि अब आपका अब आपका जो ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है वो एक अलग बात है। मैं एक किताब जो हमारे संविधान की किताब है, मैं आपको केवल उसके बारे में पढ़ा रहा हूं। ग्राउंड लेवल से मेरा आपको कोई समझाने का लेना देना नहीं है। मैं केवल आपको संविधान के बारे में समझा रहा हूं जो संविधान की किताब में लिखा हुआ है। आर्टिकल 42 कहता है काम का न्यायपूर्ण होना, मतलब जो आपके जैसा आपका डिग्री है उसी हिसाब से आपका न्यायपूर्ण आपको काम मिलेगा। वह मानवीय अनुकूल दशा, और उसी के हिसाब से आपको आपकी दशा दी जाएगी। आपका उसी हिसाब से आपका अनुकूल होगा आपका कार्य। ठीक है। आर्टिकल 43 आप देखो, हमें काम मिल गया, काम के हिसाब से हमें, हमारी डिग्री के हिसाब से हमें न्यायपूर्ण काम मिला है। आगे बात करते हैं कृषि व उद्योग के मामले में मजदूरों को उचित वेतन। देखो, यह कृषि और उद्योग की जगह हम मान लेते हैं रोजगार की ही बात हो रही है। भाई कृषि और उद्योग में भी क्या होता है, रोजगार ही है। तो हम कह सकते हैं काम मिल गया है हमें न्यायपूर्ण, हमें जहां जो जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसके लिए ही हमें वो फील्ड मिला है जिस हिसाब से हमारी डिग्री है। आपका काम मिल गया न्यायपूर्ण, हमें जो हमारा जिस हिसाब की हमारी डिग्री है हमें काम मिल चुका है। अब उसके लिए उचित वेतन, मतलब कि कृषि उद्योग के मामले में मजदूरों को उचित वेतन मिलेगा। मतलब कि हर एक मजदूर को, हर एक व्यक्ति को जो भी काम कर रहा है उसके लिए उसका उचित वेतन दिया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 44 को करेंगे। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, मतलब कि देखो इसको समझ सकते हैं। यहां लिखा गया है आर्टिकल 44, मतलब 44 बराबर बराबर, तो यहां हम कह सकते हैं एक समान, समान शब्द आया ना, समान मतलब बराबर बराबर, एक समान नागरिक संहिता, तो दोनों को बराबर बराबर। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करना है, प्रावधान करना। तो दोस्तों आपका पता है हमने मौलिक अधिकार में पढ़ा था हमारा आर्टिकल 21 के, आर्टिकल 21 के में क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आपका क्या है, फ्री शिक्षा है। वो आपका यही था, आर्टिकल पहले 15 में था, उसको उठा के तो आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा आपका उठाकर कर दिया गया, आर्टिकल 21 के में इसको कर दिया गया। तो जब ये जगह यहां से खाली हो गई तो कुछ ना कुछ तो यहां लाना था, तो यहां से क्या कर दिया, 6 से कम वर्ष के उम्र के लिए शिक्षा का प्रयास करना बच्चों के लिए। आर्टिकल 46 कहता है अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा व अर्थ संबंधी प्रावधान। अब जब बच्चों को शिक्षा की बात चल रही है, 45 में आपको पता है क्या शिक्षा की बात कही गई, अब सामान्य स्तर पर शिक्षा होगी। तो जो बैकग्राउंड के हैं, मतलब कि जो जनजाति है और जाति अनुसूचित जातियां हैं, उनके भी तो बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, तो उन्हीं के लिए करा गया है आर्टिकल 46 में प्रावधान करा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ शिक्षा का प्रावधान। ठीक है। तो आइए आर्टिकल 37 अब हम पढ़ते हैं आगे और 51 तक आपका पढ़ाते हैं। आर्टिकल 47 हमारा कहता है राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। मैंने आपको बताया है जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, हम इनको उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। मतलब कि यदि हमारे कहीं नीति निर्देशक तत्व का हनन हुआ है या सरकार हमारे लिए वो काम नहीं कर रही है, तो हम उसको न्यायालय में जाके चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टेप बाय स्टेप ये चीजें हमारे लिए लेकर आए, जो कि हमारे संविधान में ये बात कही गई है। ठीक है। आर्टिकल 37 इसी बात को कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को आपका न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। आर्टिकल 48 कहता है आपका कृषि व पशुपालन संगठन, मतलब कि जहां कृषि और पशुपालन के संगठनों की बात होगी वो आर्टिकल 48 में होगी। आर्टिकल 48 के क्या कहता है आपके लिए, ये कहता है पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे। मतलब कि आपका जितना भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, जितने भी हमारे वन्य जीव हैं, जितने भी जीव जंतु हैं या जो लुप्त प्रजातियां हैं, उनका संरक्षण के लिए आपका 48 के है आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर। आर्टिकल 49 हमारा कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, मतलब कि जितने भी ऐसे स्मारक जिनको एक राष्ट्र का महत्व मिला हुआ है, एक दर्जा मिला हुआ है, उनके स्मारकों का जो संरक्षण है, जो देखभाल करेंगे,
वो करेगा। आर्टिकल 49 हमें ये कहता है कि जो भी स्मारक है उनका हमें देखभाल या संरक्षण करना है। आर्टिकल 50 हमें कहता है कार्यपालिका व न्यायपालिका का विभाजन। देखो यहाँ एक चीज समझेंगे, मैंने अभी पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया भी था आर्टिकल 50 क्या कहता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका मैंने आपको पढ़ाए थे अच्छे तरीके से। आर्टिकल 50 इनका विभाजन क्यों करता है? जब सरकार अपना मनमाना कानून बनाएगी और वहां जगह न्यायपालिका उनके साथ हो जाएगी तो कोई भी कानून आ जाएगा लोकतंत्र में, आप जनता के खिलाफ कोई भी कानून लेकर आ सकते हैं। तो इसीलिए जो संविधान सभा थी, जो संविधान को कमेटी बना रही थी, उन्होंने ये करा कि आर्टिकल 50 डाल दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर, और ये चीज कर दी गई कि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि कार्यपालिका कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी, ये न्यायपालिका आपस में ये दोनों एक साथ काम नहीं करेंगी, ये अलग अलग करेंगी। ठीक है, आर्टिकल 51 आपका कहता है, अब सारी देश के ऊपर सारी बात हो रही है, काम मिल गया है, काम के लिए समान वेतन मिल गया है, एक समान आपकी नागरिक संहिता हो गई है, सब चीज हो गई, तो अब पूरा देश का हमने स्ट्रक्चर कर लिया है। अब कहां चलेंगे? अब हम चलेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पे। तो अभी अंतरराष्ट्रीय का ही मुद्दा बचा है। तो आर्टिकल 51 हमें कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन करना, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे हमको शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन करना है राज्य सरकार को। ये स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो ये थे आपके 36 से 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व कह सकते हैं। ठीक है, अब कुछ वाद हुए थे बीच में इन चीजों को लेकर, क्योंकि मैंने बताया आपको BN राव जी का नाम बताया, जो कि हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने ही ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उन्हीं की देन है। तो ये कुछ वाद हुए, क्या था कि जो हमारा आपका ये है मौलिक अधिकार है, इनको हम न्यायालय में जाके चुनौती दे सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, ये भी एक तरीका से मौलिक अधिकार ही कह सकते हैं हम इनको। तो आपस में इन दोनों के बीच में टकराव होने लगा, एक दूसरे को क्रॉस करने कर लगे, ओवरलैपिंग करने लगे। तो इनके लिए क्या हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक वाद आया 1973 में। तो जब ये एक दूसरे को आपस में क्रॉस कर रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और आपके मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, तो इसमें ये केस में ये तय किया गया कि जहां भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके मौलिक अधिकार को क्रॉस कर रहे हैं, मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा, क्वेश्चन यही सही बन जाएगा। अगर जो अच्छे से चीजें समझिए तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। ये कहा गया केशवानंद बनाम भारती मामले में आपका 1973 के अंदर कि जो भी राज्य का नीति निर्देशक तत्व अगर जो मौलिक अधिकार को क्रॉस कर रहे हैं तो वहां मौलिक अधिकार ऊपर होगा, मौलिक अधिकार बड़ा होगा। ये आपका केशवानंद भारती मामले में कहा गया। लेकिन आगे चल के एक कहानी आई निकल करके कि वहां संविधान का हनन हुआ, क्योंकि संविधान के अंदर ये चीजें लिखी हुई है, तो फिर संविधान की सर्वोच्चता कहां रह गई। तो फिर अगला जो केस आया वो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। उसमें क्या करा गया, उसमें ये कहा गया, इसको कर दिया गया डिलीट कि नहीं, मौलिक अधिकार बड़े नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं। अगर जो कहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार को क्रॉस कर रहे हैं तो हम मौलिक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही बड़ा होगा। ये आपका कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। लेकिन अब की बार मौलिक अधिकार का हनन हो गया, उन्होंने जाके चुनौती दे दी, कहां जी, न्यायालय में। अब क्या हुआ, अगला जो वाद आया मिनर्वा मिल्स वाद 1980, 4 साल के ही अंदर। तो इसमें क्या करा गया, इसमें कह दिया गया हर चीज का अपना एक दायरा है, मौलिक अधिकार का अलग है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अलग है, दोनों ही अपने आप में समान है, कोई सा भी किसी को ओवर नहीं करेगा, हर चीज का अपना एक फिक्स दायरा होगा। ये किस में कहा गया, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में कहा गया। तो दोस्तों ये थे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, पूरे अच्छे से वीडियो को फैलाएं, अपने ग्रुपों में भेजें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।